फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ कॉमर्स मीट। तो आज हम आपके एनपीओ चैप्टर का जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम्ड। ठीक है। या तो आपको इस टॉपिक से एग्ज़ाम में 3 to 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है या फिर आपको सब्सक्रिप्शन में से क्वेश्चन आएगा। तो या तो आपको सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन आएगा जो हम इससे प्रीवियस टॉपिक ख़त्म कर चुके हैं, या फिर और ये COGS कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम्ड। ठीक है, इनमें से आपको कोई एक क्वेश्चन आएगा करने के लिए 3 मार्क्स का या फिर 4 मार्क्स का। जैसे आपको पता है एनपीओ 10 मार्क्स का चैप्टर है, तो सब्सक्रिप्शन आपको अच्छे से आना चाहिए और एक ये वाला टॉपिक अच्छे से आना चाहिए, तो आपके 3 to 4 मार्क्स ऐसे ही कवर हो जाएंगे। ठीक है, अब आज हम ये टॉपिक देखने वाले हैं, ये है क्या, इसको समझिए। कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम्ड। गुड्स कौन कौन से हो सकते हैं अगर आपका एनपीओ है। ठीक है, मान लो अगर ऑफिस है कोई, वहाँ के लिए गुड्स क्या होगा, कोई स्टेशनरी का सामान, वो ऑफिस के गुड्स हो गए। ठीक है, आपका कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, वहाँ पर गुड्स क्या हो गए, मेडिसिन्स हो गई। ठीक है, एनपीओ में जो आपको ज़्यादातर एग्जांपल्स देखने को मिलेंगे मैं वही ले रही हूँ, आपकी बुक में जो देखने को मिलेंगे। अगर कोई स्पोर्ट्स क्लब है, ठीक है, वहाँ पर आपको किस तरीके का स्पोर्ट्स मटेरियल देखने को मिलेगा। आपने कोई स्पोर्ट्स क्लब खोल रखा है तो वहाँ पर स्पोर्ट्स से रिलेटेड सामान मिलेगा, तो वो वहाँ के गुड्स हो गए। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम्ड, जितना हमने वहाँ पे गुड्स कंज्यूम कर लिया, जितना हमने साल भर में यूज़ कर लिया, वो उसकी कॉस्ट क्या है, वो हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाता है। ठीक है, अगर मैं कहूँ आपका ऑफिस है कोई, ठीक है, वहाँ के साल के शुरू में, साल के आखिर में, मतलब ओपनिंग स्टॉक या ओपनिंग स्टेशनरी रखी थी, मान लीजिए 5000 रुपीज़ की स्टेशनरी रखी थी। ठीक है, आपने साल भर में स्टेशनरी और परचेस्ड कर ली, स्टेशनरी का सामान आपने और परचेज किया, लेट्स से 10,000 रुपीज़ का परचेज कर लिया। ठीक है, अब जब साल का एंड आया, साल का आखिर आया, तो आपने फिर काउंटिंग करी, तो आपने देखा क्लोजिंग स्टॉक कितना बच रहा है, आपके पास बच रहा है 3,000। तो 5,000 का पहले से रखा था, 10 का आपने खरीद लिया, तो टोटल कितना स्टॉक हो गया आपकी ऑफिस में, 15,000 रुपये का स्टॉक हो गया। लेकिन जब साल के आखिर में देखा तो 3,000 का पड़ा हुआ है, 15 में से 3 का पड़ा हुआ है, तो 12 का कहाँ गया, तो वो 12 का हमने यूज़ कर लिया, कंज्यूम कर लिया। तो हमें ये चीज़ निकालनी होती है कि कितना हमने स्टॉक जो है कंज्यूम कर लिया। तो सिंपल सा एक फार्मूला टाइप, फार्मूला भी क्या, कॉन्सेप्ट ही है कि साल के शुरू में आपके पास 5,000 का सामान रखा था, फिर आपने और ख़रीद लिया, तो आपके पास 15 का सामान होना चाहिए, लेकिन जब आपने साल के एंड में काउंटिंग करी तो 3 का रखा है, तो 12 का, इसका मतलब हमने यूज़ कर लिया, कंज्यूम कर लिया। ठीक है, तो ये होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम्ड। ठीक है, और ये हमारा कहाँ जाता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। अभी अब बात करते हैं, तो ये हमारा फॉर्मूला सा क्या बन गया निकालने के लिए, हमारा फॉर्मूला बना ओपनिंग स्टॉक, ठीक है, प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अभी के लिए हमारा क्या बना है कि ये छोटा सा फॉर्मूला बन गया। ठीक है, और हमारा ये आंसर क्या आ जाता है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड या कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम्ड। कितना मटेरियल या कितने गुड्स हमने कंज्यूम कर लिए। और ये जो हमारा आंसर आता है, ये हमारा कहाँ जाता है, ये हमारा लिखा जाता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में। ठीक है, जब आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऐसे बनाते हो तो उसके डेबिट साइड पर लिखा जाएगा टू स्टेशनरी कंज्यूम्ड, टू मेडिसिन्स कंज्यूम्ड, टू स्पोर्ट्स मटेरियल क्लब टू स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड। तो जो भी हमारा क्वेश्चन में आइटम होगा उसको हमने कितना कंज्यूम करा वो इधर लिख देते हैं। ठीक है, अब ये 3 बातें हैं, अगर आपको क्वेश्चन में ये तीनों आइटम मिल जाते हैं तो आपने इनको प्लस माइनस करके आंसर निकाल देना है। ठीक है, जैसे अभी हम कोई इलस्ट्रेशन देखते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 26, ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग इंफॉर्मेशन गिवन बिलो कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ मेडिसिन्स। क्या है स्टॉक, हमारा मेडिसिन का स्टॉक है, टू बी डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट।
कुछ मेडिसिन का अमाउंट निकालो जो हमें डेबिट करना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। तो देखो यहाँ पर मैंने क्या लिखवाया था, ये जो अमाउंट आता है ये कहाँ जाता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डेबिट साइड पे, तो वो हमसे यही अमाउंट पूछ रहा है, ठीक है। फिर आगे इसने क्या बोला है, 1 अप्रैल 2020, 31 मार्च 2021। तो स्टॉक ऑफ मेडिसिन का स्टॉक, ओपनिंग गिवन है, क्लोजिंग गिवन है, ठीक है। क्रेडिटर्स फॉर मेडिसिन, ओपनिंग क्रेडिटर्स गिवन है, क्लोजिंग क्रेडिटर्स गिवन है। मेडिसिन परचेज्ड ड्यूरिंग द ईयर फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021, 60,80,700 रुपये, ठीक है। मैंने आपको फॉर्मूले में 3 चीज़ें बताई, ओपनिंग स्टॉक प्लस उसमें परचेजेस और माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो इस क्वेश्चन में मुझे तीनों चीज़ें साफ साफ दिख रही हैं, तो मैंने वही जो आपको सिखाया मेथड हमने वही अप्लाई कर देना है, ठीक है। उसके अलावा ये जो क्रेडिटर्स है फिर ये हमारे लिए ये इन्फॉर्मेशन क्या है, इररेलेवेंट है। अगर मैंने आपको जो 3 चीज़ें बताई हैं, ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, अगर हमें तीनों सीधी डायरेक्ट दिख जाती है तो हमने बाकी कुछ नहीं देखना, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, हमें देखिए ओपनिंग स्टॉक कितना है क्वेश्चन में। तो ओपनिंग स्टॉक है हमारे पास 175,750, हम ये लिख देंगे। तो ओपनिंग स्टॉक के आगे 175,750, मैं यहीं पर करके दिखा रही हूँ, आप पूरा लिखिएगा, ठीक है। प्लस परचेजेस, कितना परचेजेस गिवन है, 60,80,700, तो इसमें प्लस हो जाएगा 60,80,700, माइनस क्लोजिंग स्टॉक, कितना क्लोजिंग स्टॉक है 144,650, तो ये हमारा हो जाएगा माइनस, तो 144,650 इसको हमने करना है माइनस। तो जो हमारा आंसर आएगा वो आ जाएगा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। तो ये हमारा आ रहा है 61,11,800, ठीक है। ये हमारा आ गया कॉस्ट ऑफ मेडिसिन कंज्यूम्ड, आपके क्वेश्चन में मेडिसिन वर्ड था, तो ये हमारा आ गया कॉस्ट ऑफ मेडिसिन कंज्यूम्ड, ठीक है। इजी सा क्वेश्चन था, जो आपको मैंने ये फॉर्मूला बताया, ये जो हमने एक फॉर्मूला डिस्कस करा वही यहाँ पर अप्लाई हो गया, ठीक है। अब आगे देखते हैं, कुछ 1-2 नए पॉइंट्स और है वो हम सीखेंगे। अब हम आगे देखते हैं, कई बार क्वेश्चन में आपको क्रेडिटर्स वगैरह की इंफॉर्मेशन भी गिवन होगी, ठीक है। आपको बहुत सारा डाटा गिवन होगा कि ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक तो गिवन होगा लेकिन परचेजेस नहीं पता होगी, ठीक है। या फिर आपको ओपनिंग क्रेडिटर्स, क्लोजिंग क्रेडिटर्स, ऐसे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन गिवन होगी। तो उसके लिए जब हमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गिवन होगी और वो छोटा सा फॉर्मूला हमारा नहीं अप्लाई हो रहा होगा, तो हम 2 अकाउंट बनाकर इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं वो अकाउंट क्या होंगे। तो जैसे एक हमारा बनेगा स्टॉक अकाउंट, ठीक है, स्टॉक ऑफ मेडिसिन्स, या फिर स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स क्लब, स्टॉक ऑफ मेडिसिन्स, या फिर स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स क्लब, या फिर स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, अकाउंट। और दूसरा हमारा बनेगा क्रेडिटर्स। तो यहाँ पर अगर हमने मेडिसिन्स का स्टॉक लिया है तो हमारा क्रेडिटर्स भी वही होगा, तो क्रेडिटर्स फॉर मेडिसिन्स अकाउंट, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, ठीक है, नॉर्मल जैसे आप अकाउंट बनाते हो। अब आपको पता है स्टॉक हमारा असेट है, असेट का मेरा ओपनिंग किधर जाता है, डेबिट साइड पे, तो मेरे को ओपनिंग गिवन होगा टू बैलेंस BD, और असेट का मेरा क्लोजिंग अपोजिट में जाता है तो बाय बैलेंस CD। सिमिलरली क्रेडिटर्स क्या है, मेरा लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी का ओपनिंग इधर जाता है क्रेडिट साइड, तो बाय बैलेंस BD, और लाइबिलिटी का क्लोजिंग किधर जाता है क्रेडिट साइड, डेबिट साइड पर, तो टू बैलेंस CD। इतना आपको 11th क्लास की इंफॉर्मेशन है, आपको इतना क्लियर है, ठीक है। ये हो गया ओपनिंग बैलेंस क्रेडिटर्स का, ये हो गया क्लोजिंग। अगर कोई क्रेडिटर्स को मैंने एडवांस दे रखा है और उस एडवांस के भी ओपनिंग क्लोजिंग मुझे गिवन है, तो ये नॉर्मल ओपनिंग बैलेंस हो गया। अगर मैंने किसी क्रेडिटर को एडवांस में पैसे दे रखे हैं तो वो इसका अपोजिट लिखेंगे, उसको भी हम ऐसे ही लिखेंगे,
टू बैलेंस BD, क्योंकि ओपनिंग तो है ही, और ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, एडवांस। अगर एडवांस हमने किसी को दे रखा है, उसका कोई क्लोजिंग बैलेंस है तो क्रॉस में आ जाएगा, तो हम क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस CD एडवांस। ठीक है, अभी हमने सिर्फ ओपनिंग क्लोजिंग लिखने की बात करी है। अब अगर मैं आपको कहूँ, आपने क्रेडिटर्स को पेमेंट करी, आपने जिनको पैसे देने हैं उनको क्रेडिटर्स कहते हो, आपने उनको कुछ पैसे पे करे, तो आपने उनको पे करे तो आप क्या लिखते हो, एंट्री क्या करते थे, आप करते थे क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर्स कम हो गए और मेरे पास से कैश चला गया, तो टू कैश अकाउंट, आप ये एंट्री करते थे। तो यहाँ पर हम कैश अकाउंट की जगह क्या लिखेंगे, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। तो आपकी एंट्री देखिए क्या बन रही है, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। क्रेडिटर्स अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, किसकी वजह से, टू रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। तो हमारा यहाँ पर क्या आ गया, टू रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, अगर मैंने किसी क्रेडिटर को पेमेंट करी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स। अगर मैंने किसी को पेमेंट करी है और मुझे क्वेश्चन में गिवन है तो वो मैं यहाँ लिख दूँगी। ठीक है, अब उसके अलावा मेरा बन गया ये। ठीक है, 6 अमाउंट आते हैं यहाँ पर भी, तो 3 अमाउंट इधर आ गए, 3 इधर आते हैं क्रेडिट साइड पे, तो मैं इसका टोटल करूँगी। अब जो मेरा यहाँ पर बैलेंस बचेगा वो बचेगा बाय स्टॉक अकाउंट। अब क्रेडिटर्स के खाते में बच रहा है बाय स्टॉक अकाउंट, तो एंट्री देखो क्या बन रही है, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स। एंट्री देखो क्या बन रही है, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट। स्टॉक अकाउंट डेबिट हो रहा है। ठीक है, अगर आप कॉन्सेप्चुअली देखो तो स्टॉक डेबिट हो रहा है, मतलब मेरा असेट आ रहा है, स्टॉक बढ़ रहा है, और क्रेडिटर्स बढ़ रहे हैं, मतलब मैंने स्टॉक उधार पर खरीदा होगा। तो ये मेरा क्या है, ये है मेरा क्रेडिट परचेज। मैंने सामान खरीदा है लेकिन उधारी पर खरीदा है, तो ये मेरा है क्रेडिट परचेज। ठीक है, अब ये स्टॉक आ गया और ऊपर हमने कौन सा अकाउंट बना रखा है, स्टॉक अकाउंट, तो ये मेरा क्रॉस में पोस्टिंग हो जाएगा। जैसे आप लेजर पोस्टिंग पढ़ते थे 11th में, तो ये मेरा कहाँ से चला जाएगा, इधर आ जाएगा। तो इधर क्या आया मेरा, टू उधार वाली परचेज है, ये क्रेडिट परचेज है, तो मैं इसको क्या लिखूंगी, इस खाते से आ रहा है, तो टू क्रेडिटर्स, और है क्या ये मेरी क्रेडिट परचेज। ठीक है, अब अगर कई बार ये तो हो गई मेरी उधार वाली परचेज, कई बार मैं अगर कैश में परचेज कर रही हूँ तो मैं जर्नल एंट्री क्या करूँगी, स्टॉक तो आ रहा है तो स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश की जगह यहाँ पर क्या यूज़ होगा, टू रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। तो देखिए स्टॉक अकाउंट डेबिट हो रहा है, किसकी वजह से, टू रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, और ये क्या है, हो सकता है मैंने कोई कैश में भी सामान खरीदा हो, तो टू कैश परचेजेस। ठीक है, ये आ गया। अब कई बार हो सकता है मैंने कोई मेडिसिन का स्टॉक सेल कर दिया हो सकता है, तो अगर मैं सेल करूँगी तो मेरे पास पैसा आएगा, तो बाय रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, यहाँ पर हमें कैश या बैंक की जगह ये लिखना है। ठीक है, तो मैंने जितने का स्टॉक बेचा वो आ गया, लेकिन यहाँ पर आपको क्वेश्चन में ना गिवन होगा बुक वैल्यू, मतलब मान लो 5,000 की चीज़ को मैंने 5,000 की बुक वैल्यू की चीज़ को मैंने सेल करा है 5200 में, तो मुझे रिकॉर्ड करना है सिंपल कॉस्ट पर, बुक वैल्यू पर रिकॉर्ड करना है 5,000 रुपीज़ पर। ठीक है, जैसे आपकी दुकान में माल रखा है, ठीक है, वो आपकी दुकान में मान लीजिए आपकी कोई शॉप है, ठीक है, आपकी दुकान पे रखा हुआ है एक बिस्किट का पैकेट, ठीक है, वो 8 रुपये का है, आपको वो 8 रुपये का ही पड़ रहा है। ठीक है, तो आपने उसको बेचा, चाहे आप उसको 10 में बेचो 12 में बेचो, लेकिन आपके पास से कितनी वैल्यू का स्टॉक गया, आपके पास से आपकी दुकान में से 8 रुपये का स्टॉक चला गया, सामान तो आपकी दुकान में से 8 रुपये का ही गया है। तो सिमिलरली अगर हमने कोई मेडिसिन का स्टॉक सेल करा है तो हम उसकी बुक वैल्यू घटाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर कुछ नहीं आता, तो जो यहाँ पर हमारा अमाउंट बच जाएगा वो होगा बाय
इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बैलेंस, इन साइड का टोटल करके जो बचेगा। और ये इतनी मेहनत हमने इसको करने के लिए निकाली है। याद होगा अभी जो हम पीछे फॉर्मूला पढ़ रहे थे, ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग, उससे भी यही अमाउंट पता लग रहा था कि मेडिसिन का स्टॉक जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाना चाहिए। लेकिन कई बार हमें क्वेश्चन में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन गिवन होती है जिसमें क्रेडिटर्स के भी ओपनिंग क्लोजिंग ये सब दे देता है, तो हमें ये दो अकाउंट बनाकर इजी रहेगा सॉल्व करना। एक बार फिर से देख लेते हैं, हम पहले क्रेडिटर्स अकाउंट बना लेंगे, ओपनिंग क्लोजिंग, अगर कोई एडवांस का ओपनिंग क्लोजिंग है तो ओपनिंग क्लोजिंग, मैंने अगर कोई क्रेडिटर्स को पेमेंट करी है तो टू रिसिप्टेंट पेमेंट, और ये हमारा बच जाएगा क्रेडिट परचेजेस का बैलेंस। अब ये बाय स्टॉक है तो ये स्टॉक अकाउंट में पोस्ट हो जाएगा। स्टॉक मेरा एसेट है तो ओपनिंग क्लोजिंग, ये मेरा क्रेडिटर्स अकाउंट से आ गया। अगर मैंने कुछ कैश परचेजेस करी है तो वो आ गया। अगर मैंने कोई सेल करा है स्टॉक तो उसको हमेशा बुक वैल्यू पर रिकॉर्ड करेंगे। ये पॉइंट हर क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा। तो एट द एंड जो हमारा बैलेंस बच जाएगा वो बचेगा बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। 26 अभी हमने कर लिया, ठीक है। 27 में क्या है, कैलकुलेट अमाउंट टू बी पोस्टेड टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर, वही निकालना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना अमाउंट जाएगा। फर्स्ट पॉइंट, ये हमारा फर्स्ट सेकंड और 3 पॉइंट्स है, इसमें तीनों अलग अलग क्वेश्चन है। तो फर्स्ट पॉइंट में इसने बोला है अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 5400। अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी, मैंने करंट ईयर में कितना अमाउंट पे करा है, 5400 का पे करा है। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी इन हैंड ऑन 31 मार्च 2021, कौन सा साल चल रहा है, 21, और 21 को ही कितनी स्टेशनरी पड़ी है मेरे पास, 250 रुपये। मतलब क्लोजिंग स्टॉक कितना है, क्लोजिंग स्टेशनरी कितनी है, 250 रुपये। ओपनिंग मुझे गिवन नहीं है, क्लोजिंग मुझे पता है माइनस होती है। उसके अलावा परचेजेस भी गिवन नहीं है, इसने क्या लिखा है, अमाउंट पेड। तो परचेजेस और अमाउंट पेड में डिफरेंस है, ठीक है। तो परचेजेस और अगर लिखा है अमाउंट पेड तो इनमें कहीं ना कहीं डिफरेंस है हमारा, ठीक है। अगर परचेजेस के अंदर तो कैश परचेजेस भी हो सकती है, क्रेडिट परचेजेस भी हो सकती है, लेकिन अमाउंट पेड अगर गिवन है ना तो आपको क्या करना है, आपको और सब चीज़ें फाइंड आउट करनी है कि क्वेश्चन में कहीं क्रेडिटर्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन तो गिवन नहीं है, ठीक है। तो आपको ये ढूंढना है कहीं इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन गिवन होगी तो हम अकाउंट बनाकर सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। लेकिन अभी इस क्वेश्चन में जो हमने देखा वहाँ पर सिंपल अमाउंट पेड गिवन है, क्रेडिटर से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो हम अभी तो इसको नॉर्मल ही कर सकते हैं। तो ये हमारा ऐड हो जाएगा और क्लोजिंग हमारा बचा हुआ है आखिर में, तो ये लेस हो जाएगा। लेकिन अगर हमें यहाँ पे ओपनिंग क्रेडिटर्स क्लोजिंग क्रेडिटर्स ऐसा कुछ दिया होता तो हम अकाउंट बनाते, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो सिंपल अमाउंट पेड 5400 इतना, ठीक है। इतने का ही सामान खरीदा होगा हमने तो परचेजेस मान लिया हमने इसको, और उसमें से क्लोजिंग स्टॉक घटा दिया, क्योंकि जब हमें यहाँ पे क्रेडिटर्स की इन्फॉर्मेशन ही नहीं पता तो जितना मैंने पेमेंट करा उतना ही मैंने स्टॉक खरीदा होगा, हम ये मानकर चल रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन 27, तो कितना अमाउंट पे करा मैंने, हमने अमाउंट पेड करा था 5400, और हमारा क्लोजिंग स्टॉक कितना है, क्लोजिंग स्टॉक हमें गिवन था 250 रुपीज़, तो हमारा आ गया 5158। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, स्टेशनरी कॉस्ट ऑफ स्टेशनरी कंज्यूम्ड, ये हमारा आ गया, ठीक है। अब ये हमने करा इसका फर्स्ट पॉइंट। अब हम इसका देखते हैं सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट में अगर आप देखें तो सेकंड में गिवन है स्टॉक ऑफ स्टेशनरी इन हैंड ऑन 1 अप्रैल 20, ठीक है, 2020। तो साल हमारा 20 से 21 है, तो ओपनिंग स्टेशनरी का स्टॉक गिवन है, ओपनिंग गिवन है 1500। पेमेंट मेड फॉर स्टेशनरी, ऊपर भी था अमाउंट पेड, यहाँ पर भी पेमेंट आ गई, 5400 की हमने पेमेंट भी करी है। फिर स्टॉक ऑफ स्टेशनरी क्लोजिंग वाला दे रखा है 250। तो मुझे यहाँ पर अगर फॉर्मूला देखें हम, ओपनिंग क्लोजिंग गिवन है लेकिन परचेजेस का भाई अता पता नहीं है, ठीक है। परचेजेस के अलावा क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है, अमाउंट पेड या पेमेंट मेड।
अब ये दे रखी है तो हम क्रेडिटर्स को ढूंढते हैं, क्रेडिटर्स भी नहीं है, तो हम इन्हीं तीनों से अपना आंसर निकाल देंगे। तो ओपनिंग स्टॉक प्लस पेमेंट मेड माइनस क्लोजिंग स्टॉक ये हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरे को क्या गिवन है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी कितना गिवन है, 1500 रुपीज प्लस अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी, अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी 5400 लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी कितना है, वो है 250 रुपीज़। तो हमने इनको प्लस करके और इसको माइनस करेंगे तो आ रहा है 6650। ये क्या हो गया, कॉस्ट ऑफ स्टेशनरी कंज्यूम्ड, कि हमने कितनी स्टेशनरी कंज्यूम कर ली। ठीक है, अब इसका थर्ड पॉइंट देखते हैं। थर्ड पॉइंट में क्या है, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ऑन 1 अप्रैल 2020, मतलब ओपनिंग स्टेशनरी कितनी है 1500 की। यहाँ पर क्या आ गए, क्रेडिटर्स आ गए, क्रेडिटर्स स्टेशनरी के कितने हैं 1 अप्रैल 2020, मतलब ओपनिंग क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी 1000 गिवन है, अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी 5400 और स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ऑन 31 मार्च 2021 मतलब क्लोजिंग स्टॉक कितना गिवन है 250 रुपये। तो मेरे को यहाँ पर देखोगे ओपनिंग स्टॉक गिवन है, क्लोजिंग स्टॉक गिवन है, लेकिन परचेजेस का आता पता नहीं है। अब परचेजेस के अलावा दूसरा क्या दे रखा है, अमाउंट पेड। जब अमाउंट पेड दे रखा होता है तो हम देखते हैं क्वेश्चन में हमें कहीं क्रेडिटर्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन तो गिवन नहीं है, तो यहाँ पर हमने देखा तो हमें क्रेडिटर्स भी गिवन है। तो यहाँ पर हमारा कौन सा रूल फॉलो होगा, वो अकाउंट बनाने वाला। ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला है कि हम अगर कुछ भी गिवन नहीं है तो ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग। ठीक है, फिर अगर हमें परचेजेस गिवन नहीं है, अमाउंट पेड गिवन है, तो हम देखते हैं क्रेडिटर्स है या नहीं है। अगर क्रेडिटर्स नहीं है तो उसी को एडजस्ट कर देते हैं, और अगर क्रेडिटर्स है तो भाई हमें क्या करना पड़ेगा, अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमें 2 छोटे छोटे अकाउंट बनाने पड़ेंगे। अब हम उसको अकाउंट बनाते हैं, फिर देखते हैं। तो अब देखिए मैंने यहाँ पर अकाउंट बना लिए हैं, स्टेशनरी और क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी। अब क्वेश्चन में देखते हैं, जो जो इन्फॉर्मेशन गिवन होगी हम लिखते जाएंगे। तो स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ऑन 1 अप्रैल 2020, ओपनिंग स्टॉक गिवन है 1500, तो ये कहाँ जाएगा, स्टॉक अकाउंट में। ठीक है, स्टेशनरी का ओपनिंग स्टॉक गिवन है, तो टू बैलेंस BD, स्टेशनरी मेरा असेट है, कितना गिवन है 1500। ठीक है, आगे उसने क्या दे रखा है, क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी, क्रेडिटर्स का ओपनिंग गिवन है 1000 रुपीज़, तो क्रेडिटर्स अकाउंट का ओपनिंग, तो क्रेडिटर्स का ओपनिंग किधर जाता है, बाय बैलेंस BD 1000 रुपीज़। ठीक है, फिर आगे इसने हमें बोला है अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर 5400, हमने स्टेशनरी का अमाउंट पे करा है 5400। तो मैंने आपको बोला था जब भी अमाउंट पेड वर्ड का यूज़ होगा तो हमें क्रेडिटर्स को ढूंढना है, मतलब इन दोनों का आपस में लिंक है कि मान लो मेरे कोई क्रेडिटर्स थे 1000 रुपये, मैंने उनको देने थे। ठीक है, अब मैंने और कुछ पैसे देने होंगे तो मैंने पे कर दिए, तो हमेशा अमाउंट पेड होगा तो मुझे क्रेडिटर्स को ढूंढना है। तो कितना पे करा है, 5400 रुपीज़ पे करे हैं, तो ये हमेशा क्रेडिटर्स अकाउंट में जाएंगे। पे करे हैं तो टू कैश अकाउंट, कैश की जगह हमें क्या लिखना है, टू रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। कितने पे करे हैं मैंने, 5400 रुपीज़। अब आगे देखो, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ऑन 31 मार्च 2021, स्टेशनरी का स्टॉक 250 रुपये, क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टेशनरी का, तो स्टेशनरी के अकाउंट में क्लोजिंग इधर जाता है, बाय बैलेंस CD कितना है 250 रुपीज़। बस हमें यही पॉइंट्स गिवन थे। तो सबसे पहले हमने क्रेडिटर्स अकाउंट का टोटल करना है, तो इधर देखो 5400, इधर भी कितना आया 5400, उसमें से 1000 माइनस करें तो बचे हमारे 4400। इसको हम क्या लिखेंगे, ये हमारा बचा बाय स्टॉक अकाउंट, मतलब उधार पर खरीदा हुआ स्टॉक, तो क्रेडिट परचेज करी होगी 4400 की। अगर मैं आपको यहाँ पर लॉजिक समझाऊँ, जिन बच्चों को समझने में इंटरेस्टेड है, तो देखो मैंने 5400 की पेमेंट करी है, 1000 रुपये की पहले करनी होगी पेमेंट, भाई मेरे क्रेडिटर से मैंने उनको 1000 रुपये देने होंगे,
तो अब मैंने 4400 का स्टॉक और ख़रीद लिया और मैंने उनको टोटल इतने पैसे पकड़ा दिए। अब उनका और मेरा हिसाब क्लियर, ठीक है। तो अब ये स्टॉक अकाउंट आ गया 4400। यहाँ पर क्या है, स्टॉक अकाउंट। तो मेरा स्टॉक अकाउंट क्रेडिट में है, तो यहाँ पर लेजर पोस्टिंग होगी तो डेबिट में चला जाएगा। तो टू क्रेडिटर्स अकाउंट के नाम से कितना, 4400 रुपीज़। बस अब मैंने इनका टोटल करना है, तो ये आ रहा है 5900 रुपीज़। 5900 रुपीज़, उसमें से 250 गए तो बच रहा है 5650। इसको हम क्या लिख सकते हैं, बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और ये बच गया मेरा बैलेंस। ठीक है, ये हो गया हमारा पार्ट 3। तो अगर आपको एक बार पूरा देखना है तो आप पूरा देख लीजिए। ठीक है, तो हमने 27 का 1 2 3 कर लिया है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। तो इसने बोला है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल टू बी डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ अ स्पोर्ट्स क्लब फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019। स्पोर्ट्स मटेरियल का बताना है कौन सा अमाउंट, कितना अमाउंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा और कौन सा साल है 18-19। ठीक है, तो यहाँ पर हमें इसने स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल ऑन 1 अप्रैल 2018। तो यहाँ पर हमें स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, ओपनिंग स्टॉक गिवन है स्टॉक का 10,000। स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल ऑन 31 मार्च 2019, वो 18 था तो ओपनिंग, ये 19 है क्लोजिंग, 7500। क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल 1 अप्रैल 2018, तो ओपनिंग 20,000 क्रेडिटर्स का, और क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल ऑन 31 मार्च 2019, क्रेडिटर्स का क्लोजिंग कितना है, 22,500। तो यहाँ पर आप देखिए क्रेडिटर्स का ओपनिंग क्लोजिंग भी दे रखा है और पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स भी दे रखा है। तो यहाँ पर हमें अकाउंट बनाकर सॉल्व करना पड़ेगा, और ये अभी रिसेंट का क्वेश्चन है, CBSE 2020 कंपार्टमेंट के एग्जाम में आया हुआ। ठीक है, तो हमें यहाँ पर देखते हैं, हम अकाउंट बना लेते हैं। तो देखिए मैंने अकाउंट दोनों बना लिए हैं पहले ही, स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल और क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल। तो हमें पता है कि हम स्टॉक का ओपनिंग बैलेंस कहाँ लिखते हैं, टू बैलेंस BD। क्लोजिंग कहाँ लिखते हैं, क्रॉस में, बाय बैलेंस CD। क्रेडिटर्स का ओपनिंग कहाँ लिखते हैं, बाय बैलेंस BD, और क्रेडिटर्स का क्लोजिंग कहाँ लिखते हैं, टू बैलेंस CD। अब हमें क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन गिवन है हम डायरेक्ट अमाउंट्स लिखते जाते हैं। तो स्टॉक का ओपनिंग 1 अप्रैल 2018, ओपनिंग है 10,000, स्टॉक का क्लोजिंग है 7500, तो 10,000 और 7500, तो 10,000 और ये कितना गिवन है, 7500। क्रेडिटर्स का देखते हैं आप, क्रेडिटर्स का ओपनिंग कितना, 1 अप्रैल 2018, 20,000, क्लोजिंग कितना, 22,500, तो 20,000 और 22,500, तो 20,000 और 22,500। इतना लिखना आप सबके लिए बहुत इजी है। ठीक है, अब आगे इसने बोला है, आगे देखते हैं, पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। हमने पेमेंट किसको करी है, क्रेडिटर्स को, कितने की, 1,00,000 रुपए की पेमेंट करी है। तो हमने पेमेंट करी है तो टू कैश आना चाहिए क्रेडिटर्स अकाउंट में, तो क्रेडिटर्स अकाउंट में टू कैश आना चाहिए। कैश की जगह हम क्या लिखेंगे अब, टू रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। कितने की करी है, 1,00,000 रुपए की पेमेंट करी है। तो अब हमें और कुछ गिवन नहीं है, तो हमने पहले हमेशा क्रेडिटर्स अकाउंट का टोटल करना है, क्योंकि इससे हमें उधार पर कितना सामान खरीदा है हमने वो पता लगेगा। तो इसका टोटल करेंगे तो वो आ रहा है 1,22,500, 1,22,500। उसमें से ये 20,000 माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ रहा है, बैलेंस बच रहा है हमारा 102,500। तो इसको हम लिख सकते हैं बाय स्टॉक अकाउंट, और ये क्या है हमारा, ये बैलेंस बच रहा है, ये हमारी क्या होती है, क्रेडिट परचेजेस, कि कितना स्टॉक मैंने उधार पर खरीदा है। अब ये स्टॉक है तो ये स्टॉक अकाउंट में चला जाएगा, तो स्टॉक है तो स्टॉक में गया, ऊपर चला जाएगा। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, कौन से अकाउंट से आया है, टू क्रेडिटर्स अकाउंट से, कितना, 102,500।
ठीक है। अब बस हमने दोनों साइड का फिर से हमने टोटल कर देना है। तो इधर का टोटल और क्रेडिट साइड का टोटल। आपने ये एग्ज़ाम में एरो नहीं लगाना है, मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बता रही हूँ कि कौन सा अमाउंट कहाँ से कहाँ गया है। ठीक है, तो ये हमारा आ रहा है 112,500। उसमें से इधर भी लिख देते हैं 112,500। उसमें से 7,500 गया तो हमारा बैलेंस बचा 105,000। तो हमारा बैलेंस बच गया बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और ये हमारा बच गया बैलेंस। अगर आपको इन क्वेश्चंस के अलावा किसी इलस्ट्रेशन में भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, उस पर भी मैं आपको वीडियोस बनाकर अपने चैनल पर अपलोड कर दूँगी। अगर आपको मेरा चैनल थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू।